बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सी तनकीद होती है बहुत से ममालिक के ऊपर कि जी आपका फाइटर जेट जो है वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका और आपका फाइटर जेट जो है कोई खरीद नहीं रहा। मैं अगर अपने पाकिस्तानियों की बात करूं तो हम इंडिया के तेजस के ऊपर ही बहुत ज्यादा बात करते हैं। खैर उसके अंदर तो एक इंडिया की अपनी एयरफोर्स का बहुत बड़ा कसूर है, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स को तेजस जहाज को परचेज करना चाहिए था, और जैसे ही तेजस जहाज जो है वो उसको ऑपरेशनली क्लियर किया गया था उसको एक बड़े नंबर में परचेज कर लेना चाहिए था, चाहे उसका कोई भी वेरिएंट था, 1A था या नॉर्मल तेजस था या जो भी था, वो जो भी तैयार कर रहे हैं। आपने अगर एक जहाज बनाया है तो आपको सबसे पहले तो उसको अपने लिए परचेज करना चाहिए, उसका बेसिक वेरिएंट ही परचेज कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स को कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर के मामले में जो है वो बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं सोची कि जी ये इतना ज्यादा अच्छा होगा तो इसको हम परचेज करेंगे। उन्होंने उसका ब्लॉक 1 जो है वो परचेज किया और उसको परचेज करने के बाद उसकी डेवलपमेंट जो है वो मजीद स्टार्ट की। उसके ऊपर उन्होंने टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट की, एक टेस्ट एंड इवैल्यूएशन स्क्वाड्रन बनाया गया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो अप्रोच थी JF-17 थंडर के हवाले से वो मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं, और मैं हमेशा ये कहता चला आया हूं कि ठीक है तेजस जैसा भी जहाज है, अच्छा बुरा वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जिसको वो रिप्लेस करने आया था MiG-21 को, वो उसको रिप्लेस आज तक नहीं कर सका। मेरा ख्याल है इस साल इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-21 जहाजों को रिटायर कर दिया। क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस साल उन्होंने MiG-21 को रिटायर कर दिया, जो कि अगर देखा जाए तो कई साल पहले इंडियन एयरफोर्स को यह काम कर देना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मकसद क्या था कि ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, इनकी इंडक्शन इतनी आसान नहीं होती। आप जहाज तो तैयार कर लेते हैं, जहाज तो बहुत से ममालिक ने तैयार किए, लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना जो है वो फिर और बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन हम ये देखते हैं कि साउथ कोरिया अपना ये KF-21 जहाज तैयार करता है। ये जहाज सारे का सारा साउथ कोरिया में तैयार हुआ, लेकिन साउथ कोरिया को इसके फंड्स के लिए दूसरे ममालिक की जरूरत पड़ी। साउथ कोरिया ने इंडोनेशिया के साथ मुआहदा किया। जब इस जहाज को लॉन्च किया गया तो इस जहाज के ऊपर 2 फ्लैग्स जो हैं वो लगाए गए, एक साउथ कोरिया का और एक इंडोनेशिया का। ऑल्दो हमें यह पता है ये सारे का सारा जहाज 100% साउथ कोरिया के अंदर ही तैयार हुआ है, लेकिन साउथ कोरिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 80% जो है वो साउथ कोरिया का हिस्सा रखा और 20% इंडोनेशिया का हिस्सा रखा। इंडोनेशिया ने सिर्फ पैसे देने, ठीक है टेक्निकल एक्सपर्टीज थोड़ी सी होंगी या इनपुट अपने इंजीनियर्स के हवाले से वो जरूर देंगे, लेकिन सारी प्रोडक्शन फैसिलिटी साउथ कोरिया की यूज होंगी और 80% का साउथ कोरिया मालिक होगा। लेकिन अब इस जहाज के हवाले से थोड़ी सी खबरें ऐसी आ रही हैं। और एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि साउथ कोरिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक के ऊपर डेवलप किया। हमने देखा कि इसका पहला प्रोटोटाइप फ्लाई किया, फिर दूसरा, तीसरा, और इस वक्त इस जहाज के 6 प्रोटोटाइप जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अचीवमेंट है इस जहाज के हवाले से। अगर आप दूसरी तरफ तुर्की के कान जहाज को देखें, ठीक है उन्होंने भी अपने जहाज की डेवलपमेंट बड़ी तेज की हुई है, लेकिन साउथ कोरियंस जो हैं उनकी स्पीड अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने बहुत थोड़े अरसे के अंदर इस जहाज के 6 प्रोटोटाइप्स तैयार किए, और आई बिलीव उनमें से कुछ जो हैं वो तो ग्राउंड टेस्टिंग के लिए हैं, बाकी जितने भी उन्होंने फ्लाइंग टेस्टिंग के लिए बनाने थे वो सारे के सारे इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि साउथ कोरियंस ने अपने इन प्रोटोटाइप्स के ऊपर एवियोनिक्स भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, और हमने एक खबर में ये देखा कि इस KF-21 जहाज के ऊपर साउथ कोरियंस ने AESA रेडार तक इंस्टॉल कर लिया। तो डेफिनेटली अगर AESA रेडार भी इसके ऊपर इंस्टॉल हो गया हुआ है तो उसकी टेस्टिंग भी चल रही होगी, और इस तरह से ये जहाज जो है वो बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अब एक खबर आई है कि साउथ कोरियंस ने एक स्टडी कंडक्ट की है, और उस स्टडी के अंदर उनको ये पता चला है कि इस वक्त अगर हम इस जहाज को तैयार करते हैं, जो कि उनका पहला इरादा ये था कि इस जहाज का जो पहला बैच होगा वो तकरीबन 40 जहाजों का होगा। प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जब आप इस जहाज को चढ़ाएंगे तो उस वक्त उनका ख्याल ये था कि पहला प्रोडक्शन बैच जो होगा वो हम 40 जहाजों का बनाएंगे। लेकिन अब जो ये स्टडी उन्होंने कंडक्ट की है वो ये बताती है कि प्राइस कंपेटिटिवनेस, उसके अलावा अनसर्टेनिटीज जो कि इस वक्त इस जहाज के हवाले से इर्द गिर्द घूम रही हैं, और जिसमें से सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो इंडोनेशिया के पैसे देने के हवाले से है। इंडोनेशिया की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि इंडोनेशिया एक तरफ तो अपनी एयरफोर्स के लिए बाहर से जहाज परचेज करे, जैसा कि आपको पता है कि इंडोनेशिया रफाल तैयारे भी परचेज करने जा रहा है, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया जो है वो इस KF-21 जहाज के लिए पैसे भी जो है वो मुख्तस करे, यानी कि एलोकेट करे। इंडोनेशिया की एयरफोर्स ने रफाल तैयारों का एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया हुआ है। तकरीबन आई बिलीव 40 के ऊपर रफाल तैयारे हैं जो इंडोनेशिया परचेज करने जा रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि रफाल तैयारा जो है वो एक अच्छा खासा महंगा जहाज है। अमेरिकन इक्विपमेंट जो है वो शुरू में तो काफी महंगा होता है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा बड़ी प्रोडक्शन होने की वजह से सस्ता हो जाता है। जैसे कि हम F-35 की सूरत में देख रहे हैं कि जब F-35 जहाज तैयार किया गया था तो उस
वक्त उसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही ज्यादा थी। अब F-35 की जो प्राइस है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। ऑल्दो उस F-35 जहाज का एक नया बैच हमारे सामने आ रहा है और उस नए बैच के अंदर ज्यादा एडवांस चीजें जो है वो इंस्टॉल करेंगे, लेकिन फिर भी F-35 की जो प्राइस है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। उसके और बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन प्राइस के हवाले से F-35 जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है। तो KF-21 जहाज की जो अनसर्टेनिटीज है उनमें सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो इंडोनेशिया की तरफ से उसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि इस वक्त साउथ कोरिया को नहीं मिल रहा और साउथ कोरियंस जो है वो इस मामले में बड़े परेशान है। इसी वजह से उन्होंने अपने इस KF-21 जहाज की जो फर्स्ट प्रोडक्शन बैच है उसके नंबर को हाफ कर दिया। शुरू में साउथ कोरियंस का सबसे पहले प्लान तो यही था कि अगर चीजें स्मूथ चलती हैं तो हम इस KF-21 जहाज के तकरीबन 120 यूनिट 2032 तक तैयार कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2032 तक ये 120 का जो नंबर है ये अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। इनिशियली साउथ कोरिया ने जब 2015 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो उस वक्त उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन $6.5 बिलियन का बजट जो है वो एलोकेट किया था और उस वक्त साउथ कोरिया जो था वो अपने पुराने F-4 और F-5 जहाजों को इन KF-21 जहाजों से रिप्लेस करना चाहता था। साउथ कोरिया के पास और भी इस वक्त बड़े जबरदस्त किस्म के जहाज हैं, F-16s हैं, F-15s हैं, लेकिन जो उसके पुराने F-4 और F-5 जहाज हैं वो अब अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं और वो आप कह लें कि एक डेड मीट बनते जा रहे हैं। इस वजह से साउथ कोरिया या तो अमेरिका से मजीद जहाज परचेज करता या वो अपने लिए नया एक जहाज जो है उसको खुद से डेवलप करता। तो साउथ कोरिया ने एक अच्छा फैसला किया, उन्होंने एक अपना जहाज जो है वो अपने मुल्क के अंदर ही डेवलप किया और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो फाइटर जेट का प्रोग्राम होता है इसको आगे चलाना एक काफी मुश्किल काम है और फिर एक फाइटर जेट को बना के उसके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना ये उससे भी ज्यादा इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो ये सारे मसले मसाइल इस वक्त KF-21 जहाज के सामने है, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा और ये एक अच्छा एडिशन होगा एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे इस वक्त अमेरिका ने अपनी हेजमनी बनाई हुई है कि जिसने भी जहाज लेना है वो अमेरिका से लेगा। रशिया की तरफ जाता है तो वहां पे अमेरिका जो है उसके खिलाफ सैंक्शन लगा देता है। मसलन हमने देखा कि अमेरिका ने इंडोनेशिया को रशियन जहाज लेने से रोक दिया, इजिप्ट को रशियन जहाज लेने से रोक दिया। तो इस वक्त दुनिया के पास कौन सी चॉइस बच जाती है? या तो आप अमेरिकन जहाज लें या अगर अमेरिका की अप्रूवल हो तो फिर आप महंगे यूरोपियन जहाज परचेज कर लें, फिर उसके बाद आप यूरोप के नखरे देखें, या फिर आपके पास चॉइस है रशियन जहाजों की या फिर उसके बाद आपके पास चॉइस है चाइनीज जहाजों की। लेकिन अब एविएशन फील्ड के अंदर जो छोटी कंट्रीज हैं वो भी सामने आ रही हैं, जैसे कि तुर्की सामने आ रहा है, जैसे कि साउथ कोरिया सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ ममालिक के पास मुख्तलिफ चॉइसेस होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस जरूर इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी चॉइस तो मौजूद है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी KF-21 जहाज के हवाले से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।